अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हमारे पास MTS 631 की कुछ मैंने एग्जांपल सॉल्व किए जो फाइनल टर्म के हिसाब से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इनको सॉल्व किया है और मैं आपको यहाँ पे साथ साथ समझाता जाऊँगा कि ये में हर एक स्टेप कैसे आ रहा है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पूरी देखने के बाद आई थिंक आपकी जो तैयारी है ना फाइनल टर्म के हिसाब से उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे तो उनकी आपको तैयारी हो जाएगी। एक तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं, और इन एग्जांपल के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलें जी, आपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी, इफ़ हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। फंक्शन हमारे पास एच है, यू और वी इसमें वेरिएबल हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे फंक्शन इसमें दिया है। एफ हमारे पास फंक्शन है, एफ साइन ऑफ यू प्लस काज ऑफ वी। ठीक है, और ये कह रहा है देन एच यू साइन वी प्लस एच यू काज वी इज इक्वल टू 0। तो ये सारा हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें एच यू क्या चीज़ होती है। एच यू हमारे पास ये डेरिवेटिव होता है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू यू। साथ साइन वी ऐसे ही आ रहा है। एच वी हमारे पास इसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वी। तो सबसे पहले इस वाली लाइन में हमारे पास एच यू इस्तेमाल हो रहा है और एच वी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम दोनों ये फाइंड कर लेते हैं। तो एच यू हम फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है ना, ये वाला, इस फंक्शन का हम यू के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। इस फंक्शन का जब यू के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे पार्शियल एच बाई पार्शियल यू। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड में बन जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ यू। ठीक है, तो जब इस फंक्शन का यू के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे ना, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास हमने लिख लिया एफ डैश। देन आगे हमारे पास वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है ना, तो आगे इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुई है ना, इसमें देखें फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास यू का वेरिएबल। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे साइन यू का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया काज ऑफ यू, और काज ऑफ वी का हमारे पास 0 आ गया, तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू हमारे पास आ गया एफ डैश काज ऑफ यू। सेकंड टर्म हमारे पास इस्तेमाल हो रही है एच ऑफ वी। एच ऑफ वी हम फाइंड कर लेंगे। एच ऑफ वी कैसे फाइंड होगा, पार्शियल एच बाई पार्शियल वी। ये जो फंक्शन एच है ना, इसका वी के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। जब इसका वी के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगी पार्शियल एफ बाई पार्शियल वी। तो फर्स्ट तो ये डेरिवेटिव फंक्शन का आ जाएगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। देन यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हैं उनका डेरिवेटिव हमारे पास आता है। तो साइन यू का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और कास्ट वी का डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन माइनस साइन वी। तो साइन वी और ये वाला साथ माइनस आ गया, यानी कि फंक्शन एच का वी के हिसाब से डेरिवेटिव हमारे पास आ गया माइनस एफ डैश साइन वी। ठीक है, और इसका यू के हिसाब से डेरिवेटिव आ गया एफ डैश काज ऑफ वी। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इस पूरी स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास ये आ गई, ये वाली स्टेटमेंट सेम ऐसी लिख ली है मैंने, एच यू साइन वी प्लस एच वी साइन काज ऑफ वी। तो इसमें आगे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते गए हैं। सबसे पहले एच ऑफ यू की वैल्यू पुट की है। एच ऑफ यू की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ आई है, तो ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद साइन वी की वैल्यू साइन वी आ गई। उसके बाद एच वी की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ थी, ये प्लस का साइन ये आ गया, और एच वी की वैल्यू हमने ये लिख ली है, साथ काज ऑफ यू एस ये आ गया। नेक्स्ट देखें, इन दोनों टर्म से एक चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, एफ डैश हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो एफ डैश को मैंने बाहर लिख लिया, काज ऑफ यू साइन ऑफ वी ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन वी काज ऑफ यू साइन वी काज ऑफ यू। ये देखें काज यू साइन वी काज यू, यानी एक ही बात है ना, ये दोनों आपस में, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल किया तो अंदर 0 रह गया, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास इसी किस्म का है। हमारे पास फंक्शन है जी एच की शक्ल में, और उसमें 2 वेरिएबल हैं यू और वी। ठीक है, और ये अब फंक्शन हमारे पास यू ओवर वी, ठीक है, यू ओवर वी की शक्ल में आ गया। यानी कि अब हमारे पास
डिवाइडिंग में फंक्शन आ गया। अब हमने फाइंड करना है यू एच ऑफ यू प्लस वी एच ऑफ वी। पिछली में हमारे पास क्या था, एच ऑफ वी के साथ काज यू मल्टीप्लाई हो रहा था, एच ऑफ यू के साथ साइन वी मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इस क्वेश्चन क्या है जी, एच ऑफ यू के साथ यू मल्टीप्लाई हो रहा है और एच ऑफ वी के साथ वी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम एच ऑफ यू और एच ऑफ वी फाइंड कर लेंगे, सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे पिछले एग्जाम्पल में फाइंड किया है। एच ऑफ यू के लिए पार्शल एच बाई पार्शल यू करेंगे और एच ऑफ वी के लिए पार्शल एच बाई पार्शल वी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शल एफ और पार्शल यू। तो पार्शल एफ को जब इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो जब यू के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, वो हमने लिख लिया। और वी हमारे पास कांस्टेंट रहना, तो वी को हमने पहले लिख लिया था, वन और वी यहाँ से हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया और देन यू का डेरिवेटिव हमारे पास वन था, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लिखन आप साथ यहाँ पे वन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वन ओवर वी एफ डैश, ये हमारे पास फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू आ गया। सेम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी जब हम करेंगे तो पार्शियल एच बाई पार्शियल वी, या पार्शियल राइट हैंड साइड पर आ जाएगा पार्शियल एफ और पार्शियल वी। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये एक तो हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, आगे हम भी वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। तो वेरिएबल में हमारे पास कोशेंट रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है। कोशेंट रूल में हमारे पास नहीं, खैर यहाँ पे कोशेंट रूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर वाले यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो एफ डैश हमारे पास ऐसे ही आ गया, यू ऐसे ही आ गया और वी को हमने लिख लिया, वी डिवाइडिंग में उसको हम लिख सकते हैं वी की पावर -1। जब इसका डेरिवेटिव किया तो ये एफ डैश ऐसे ही आ गया, यू ऐसे ही आ गया, तो वी के डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, वी की पावर -1 नहीं थी तो -1 से शुरू में आ गई और वी की पावर -2, तो -2 का हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया माइनस एफ डैश यू बाई वी स्क्वायर। एच ऑफ यू हमारे पास आ गया 1 और वी एफ डैश, और एच ऑफ वी हमारे पास आ गया माइनस एफ डैश यू और वी। इसकी वैल्यू चले पुट करते हैं। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी, तो इसमें जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करके यू हमारे पास ऐसे ही आ गया, एच ऑफ यू की ये वाली वैल्यू पुट की जो हमने फाइंड की थी, ये वैल्यू आ गई। दरमियान में प्लस की जगह ये वाला माइनस साइन आ जाएगा, इस फिलहाल आप इस प्लस को ही लिख सकते हैं। वी हमारे पास सेम ऐसे ही आ गया, एच ऑफ वी की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया और इस नेगेटिव की वजह से ये वाला नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें एफ डैश दोनों टर्म से आ रहा है, तो एफ डैश हमने कॉमन ले लिया, एफ डैश ऐसी कॉमन की है, ये हमारे पास आ गई यू और वी, और ये हमारे पास आ गई है, ये स्क्वायर इस वी से कैंसिल हो जाएगा, तो यू और वी आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास 0 आ गई। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये हमारे पास प्रूव हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेम उसी तरह पे अगर आपको पहली दो वाली एग्जांपल समझ आ गई हैं तो ये वाली भी एग्जांपल आपको इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास फंक्शन है जी, इसमें अब 3 वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल के और परेशान नहीं होना, सेम उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब हमारे पास फंक्शन है एच आर थीटा और जी की फॉर्म में, और ये वाला फंक्शन है, और एक्स हमारे पास गिवन है, एक्स हमारे पास है आर कॉस थीटा, वाई हमारे पास गिवन है आर साइन थीटा, और जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये मतलब जी इक्वल है 0 के। और फाइंड हमने करने हैं एच आर एच थीटा एच सी इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ सी, ठीक है। तो कोई चीज़ नहीं है, एफ ऑफ एक्स को हम वही पार्शल एच और पार्शल आर करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स सॉरी एच ऑफ आर आ जाएगा, पार्शल एफ और पार्शल थीटा करेंगे तो हमारे पास एच ऑफ थीटा आ जाएगा, पार्शल एफ और पार्शल जी करेंगे तो हमारे पास एच ऑफ सी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एच ऑफ आर फाइंड करने के लिए ये वाला हमने लिख लिया पार्शल एच बाय पार्शल आर। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है, आपने इसको याद रख लेना है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल में इस्तेमाल होता है। ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है पार्शल एफ और पार्शल एक्स बाय पार्शल आर प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल वाई बाय पार्शल आर, पार्शल एफ बाय पार्शल जी बाय पार्शल आर। ये हमने चेन रूल इस्तेमाल किया है और ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमें पार्शल एक्स बाय पार्शल आर चाहिए, पार्शल वाई बाय पार्शल आर चाहिए और पार्शल जी बाय पार्शल आर चाहिए।
एक्स की वैल्यू ये और ए वाली हमारे पास है, वाई वाली वैल्यू ये वाली है, तो एक्स का आर के हिसाब से डेरिवेटिव, वाई का आर के हिसाब से डेरिवेटिव, और जी तो हमारे पास है नहीं, जी का हम जीरो कर सकते हैं। तो जब एक्स का आर के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, जब इसका आर के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास कॉस थीटा आ गया, वाई का जब आर के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो साइन थीटा आ गया। अब इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जी के हमारे पास पार्शल जी हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स को हम एफ ऑफ एक्स लिख लिया, इसकी जगह हम कॉस थीटा आ गया। पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स को हमने एफ वाई लिख लिया, फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और पार्शल वाई और पार्शल एक्स की जगह साइन थीटा आ गया, और ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो गई। एच ऑफ आर हमारे पास ये फाइंड हो गया। ठीक है, एच ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है। एच ऑफ थीटा के लिए सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, जस्ट आर की जगह हमने थीटा लिख लेना है। यहाँ भी आप देखिए हमारे पास एक पार्शल एक्स और पार्शल थीटा हमने फाइंड करना है, पार्शल वाई और पार्शल थीटा, और पार्शल जी और पार्शल थीटा। तो हमारे पास ये वाली एक्स और वाई की टर्म गिवन है, इनका थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। तो जब एक्स का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ आ गई, वाई के थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ आ गई। जी हमारे पास है ही नहीं, तो जी का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स की जगह हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स, पार्शल एक्स बाई पार्शल थीटा की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। पार्शल एफ बाई पार्शल वाई की जगह हमारे पास हमने लिख लिया एफ ऑफ वाई, और इसकी वैल्यू ये आ गई, ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो गई। तो एच ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। सिमिलरली अब हम एच ऑफ जी के लिए ये वाला फार्मूला ड्राइव करेंगे, जहाँ पे हमने आर और थीटा लिखा था वहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा, और ये वाला फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें जी वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म सारी जीरो हो जाएगी। और ये वाली टर्म आप देखें पार्शल एफ और पार्शल जी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी, और ये हमारे पास वन हो जाएगी, तो ये इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ सी के। इन एच ऑफ आर हमारे पास आ गया, ये चीज़ एच ऑफ थीटा हमारे पास ये चीज़ आ गया, और एच ऑफ सी हमारे पास ये आ गया। तो ये तीन क्वेश्चन हम निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास सेम इसी किस्म का है। इसमें देखिए हमारे पास आर थीटा फाई की वैल्यू हमारे पास ये फंक्शन है, आर एक्स की वैल्यू हमारे पास है आर साइन फाई कॉस थीटा, वाई की वैल्यू हमारे पास है आर साइन फाई साइन थीटा, और जी की वैल्यू है हमारे पास आर कादा फाई। तो फाइंड हमने करना है एच ऑफ आर, एच ऑफ थीटा और एच ऑफ जी। हम सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। एच ऑफ आर के लिए मैंने ये वाला फार्मूला लिख लिया, तो आपने यहाँ से परेशान नहीं होना। ये इसका मतलब है हमारे पास है पार्शल एक्स बाई पार्शल आर, इसका मतलब है पार्शल आर बाई पार्शल एक्स बाई पार्शल आर, पार्शल एफ बाई पार्शल वाई बाई पार्शल आर। तो ये सेम वही फार्मूला है, जस्ट मैंने इनकी जगह ये वाली चीज़ लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आर चाहिए, वाई आर चाहिए और जी आर चाहिए। तो एक्स वैल्यू हमारे पास ये वाली टर्म है ना, इसको जब आर के हिसाब से डेरिवेटिव किया तो ये हमारे पास आ गई साइन फाई कॉस ऑफ थीटा। जब वाई वाली टर्म को हमने आर के हिसाब से डेरिवेट किया तो ये हमारे पास आ गई साइन थीटा साइन फाई। जी वाली को जब आर के हिसाब से किया तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई कॉस ऑफ थीटा। तो ये और वैल्यू जब यहाँ पे पुट की हमारे पास जस्ट ये वाली वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एच ऑफ थीटा फाइंड करना है। एच ऑफ थीटा के लिए ये वाला फार्मूला लिख लिया है। तो इसके लिए हमारे पास एक्स ऑफ थीटा चाहिए, वाई ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा चाहिए। तो जो हमारे पास एक्स ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि एक्स वाली टर्म का हमने थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव, वाई ऑफ थीटा का मतलब है वाई वाली टर्म का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव, और जी ऑफ थीटा का मतलब है जी वाली वैल्यू का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव। एक्स वाई और जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इनका थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे। एक्स का लिया थीटा के हिसाब से ये आ गया, वाई का थीटा के हिसाब से लिया ये आ गया, जी का थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। ये अब इस इनपुट कर दी तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट एच ऑफ फाई हमने फाइंड करनी है, तो सेम वही फार्मूला, जस्ट आर थीटा जहाँ लिखा था वहाँ पे हमारे पास फाई आ गया। तो यहाँ पे आप हमने फाइंड क्या करना है, एक्स ऑफ फाई, वाई ऑफ फाई और जी ऑफ फाई। तो एक्स की वैल्यू को फाई के हिसाब से डेरिवेटिव किया ये आ गया, वाई वाली वैल्यू को फाई के हिसाब से डेरिवेट किया ये आ गया, और जी वाली वैल्यू को फाई के हिसाब से डेरिवेट किया तो ये आ गया।
तो हमने वैल्यू पुट की फार्मूले में और हमारे पास ये वाली इसका सारा आंसर आ गया है। तो यहाँ तक हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एच ऑफ यू, हमारे पास अब कंपोजिशन है। कंपोजिशन कैसे है, एफ ऑफ जी ऑफ यू की कंपोजिशन है और फाइंड हमने करना है डी ऑफ वी नॉट एच बाई राइटिंग एच एक्सप्लिसिटी फंक्शन ऑफ यू। तो इस चीज़ को आपने ज़्यादा चीज़ नहीं नोट करनी, हम जस्ट ये चीज़ फाइंड करनी है और हमारे पास ये वाला फंक्शन है और फंक्शन ये हमारे पास यू का है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के लिए अब हमारे पास वैल्यू हैं g11 हमारे पास है ये वाली वैल्यू, g22 ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। g11 ये वाली वैल्यू, g22 ये वाली वैल्यू और u नॉट v नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 1, ठीक है। ये हमें डिवाइड नहीं है, ये और चीज़ है, नीचे वाली और चीज़ है, ठीक है। g1 की ये वाली वैल्यू गिवन है, g2 की ये वाली वैल्यू गिवन है, u नॉट v नॉट की ये वाली वैल्यू गिवन है और फंक्शन की ये वाली वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को देखना है कि फंक्शन हमारे पास कैसा है। तो फंक्शन के लिए देखें अब हमारे पास 3 ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये जो g1 की वैल्यू है सारी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि v का स्क्वायर e की पावर 2u प्लस 2v माइनस 2, सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है। एक्स के स्क्वायर की जगह g1 वाली वैल्यू आ गई है और स्क्वायर था तो इसलिए साथ 2 आ गया है प्लस 4 एक्स की अब वैल्यू ये एक्स है ना, तो इसकी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आ गई है वी ई की पावर यू प्लस वी माइनस 1 और वाई की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस यू प्लस वी माइनस 1 ए की पावर में, तो यू का स्क्वायर है तो इसलिए इस पावर में 2 आ गया प्लस 3 और एक्स की जगह ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि g11 हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है, g2 हमने वाई की वैल्यू लिखनी है। तो ये हमारे पास सारी आ गई वैल्यू ये यहाँ तक, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई, ये टर्म ऐसी आ गई, इस टर्म में 4v ऐसी आ गया, जस्ट e की पावर जो है वो -2u है, u है, तो ये हमारे पास -u आ गया, v प्लस में है और 2v प्लस में है तो ये हमारे पास 3v आ गया, ये हमारे पास -2 -1 ये हमारे पास -3 आ गया और ये टर्म हमारे पास सेम ऐसी आ गई। अब हमने ये जो एच ऑफ यू हमारे पास आया है इसका u के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसका जब u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट है ऐसी आ गई, तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर सेम ही आती है और साथ में इस पावर का डेरिवेटिव आता है, तो इस पावर में बाकी टर्म तो हमारे पास कांस्टेंट है, को 0 आ जाएगा, दरमियान वाले ये इस टर्म का हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 4b ऐसी आ गया, e का डेरिवेटिव लेंगे u के हिसाब से तो सेम ऐसी आ गया और u का डेरिवेटिव अगेन -1 आ गया प्लस 3v ऐसी आ गया और इस टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया और u का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास h ऑफ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ लिख ली है मैंने, ठीक है। अब एच u की जगह u नॉट पुट करना है, यानी कि जहाँ पे u आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, जहाँ पे v आ रहा है वहाँ पे हमने 1 पुट करना है। तो देखें v की जगह 1 पुट किया, u की जगह 0 पुट किया, v की जगह 1 पुट किया, अगेन v की जगह 1 पुट किया, u की जगह 0, v की जगह 1, v की यहाँ भी 1 पुट करना था, ठीक है। तो आप पुट कर सकते हैं, तो u की जगह 0, v की जगह 1 और ये -1 प्लस 1 कैंसल, 3 कैंसल, 2 कैंसल, तो ये आ गया 6 e की पावर 0 -4 e की पावर 0 प्लस 3v e की पावर 0, तो ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई होके इक्वल आ गया 5 के। दैन इसी फंक्शन का जो एच ऑफ यू हमने निकाला था इसका v के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका जब v के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो देखें ये v है ना, ये वाला इसमें v है और इसमें भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6v और ये वाली टर्म हमारे पास ऐसी आ गई प्लस 3v स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा और इस टर्म का v के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीज़ आ गई प्लस 4 और v का डेरिवेटिव 1, तो ये टर्म ऐसी आ गई, अगेन 4v ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ भी v है और इस टर्म में v है, दोनों टर्म v है तो प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ये आ गया
अब ये वाली जो टर्म है इसका v के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो पहले इस v का डेरिवेटिव लेंगे और ये टर्म ऐसे ही लिखेंगे, ये आ गई, प्लस 3v ऐसे लिख लिया और इस टर्म का डेरिवेटिव लिया तो ये चीज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये आ गया। अब हमारे पास एच वी ऑफ यू, ठीक है, एच का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वी ऑफ यू। तो इसमें यू की जगह यू नॉट पुट करेंगे, यानी कि यू नॉट की जगह 0 वी नॉट की जगह 1 हम जब पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू जस्ट पुट की हैं, यू की जगह 0 वी की जगह 1, वी की जगह 1 वी की जगह 1, यू की जगह 0 वी की जगह 1, ये सारी पुट की हैं तो ये हमारे पास आ गए 34। तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था डी यू, यहाँ पे यू है, ठीक है, डी यू नॉट ऑफ एच। तो डी यू नॉट ऑफ एच का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है एच ऑफ यू, यू नॉट ऑफ डी यू, एच ऑफ वी, यू नॉट ऑफ डी वी। एच ऑफ यू हमारे पास 5 आया था, साथ डी यू आ गया, एच ऑफ वी हमारे पास 34 आया तो साथ डी वी आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सेम इसी किस्म का क्वेश्चन है। इसमें देखिए अब हमारे पास फंक्शन के माना है उसी तरह कंपोजिशन का, और डी हमने यहाँ पे डी यू नॉट ऑफ एच हमने फाइंड करना है, सेम उसी तरीके से करेंगे। और हमारे पास ये वाला फंक्शन है, g1 की वैल्यू हमारे पास है log ऑफ u माइनस log ऑफ v प्लस log ऑफ w, g2 की ये वाली वैल्यू है और g3 की ये वाली वैल्यू आ गई है। इस तरह u नॉट, v नॉट और w नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 1 और 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले एच ऑफ यू लिखेंगे, एच ऑफ यू में लिखेंगे e की पावर माइनस और x की जगह ये वाली सारी टर्म आ गई, g1 की वैल्यू, y की जगह ये वाली सारी वैल्यू आ गई हैं और z की जगह ये वाली वैल्यू आ गई, ये सारी मैंने लिख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये log ऑफ u है, ठीक है, देन यहाँ पे log ऑफ u है, ये 2 log ऑफ u हो गया प्लस में, और ये 2 log ऑफ u माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। log ऑफ v माइनस में है, log ऑफ v प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। log ऑफ w ये प्लस में है, ये 2 log ऑफ w प्लस में, ये 3 log ऑफ w बन गया, तो ये 3 log ऑफ w माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बच जाएगा e की पावर 0, वो हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ गई, ये हमारे पास कांस्टेंट है, 1 हमारे पास कांस्टेंट है। जब इसका u के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा, जब v के हिसाब से इसके डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास d हमने ये फाइंड करना था डी यू नॉट ऑफ एच, ये हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास 6 हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारे पास सेम इसी किस्म का क्वेश्चन है। एच ऑफ यू हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, हम डी यू नॉट ऑफ एच फाइंड करना है। सेम उसी तरह फंक्शन हमारे पास क्या माना है एच प्लस वाई का स्क्वायर। यू नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 है, वी नॉट की वैल्यू हमारे पास है π/2, g1 की ये वाली वैल्यू आ गई है, g2 की ये वाली वैल्यू आ गई है। सबसे पहले एच ऑफ यू हम लिखेंगे, एच ऑफ यू हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स की जगह ये वाली टर्म आ गई, वाई की जगह ये वाली टर्म आ गई और होल स्क्वायर आ गया। तो इसमें आप देखें यू स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया काज ऑफ ई प्लस साइन ऑफ ई। तो इस जो हमारे पास स्क्वायर है इसको ओपन किया, काज स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस 2 साइन वी काज वी, एक स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। और काज स्क्वायर वी साइन स्क्वायर यू वी की जगह हमने मान लिख लिया और ये वाला टर्म हमारे पास ऐसी आ गई। तो इसको हमने लिख लिया साइन 2v, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आप ये नाम लिखना चाहें तो आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो जस्ट v की शक्ल में आ गया, तो अब हमारे पास थोड़ा मज़ीद ईजी हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास वैल्यू आ गई है एच ऑफ यू की। एच ऑफ यू का विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली यू की टर्म है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2u आ गया और ये वाली हमारे पास सेम ऐसी ही टर्म आ जाएगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो एच ऑफ यू जब यू नॉट की इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि यू नॉट की जगह 3 और वी नॉट की जगह π/2, तो यू की जगह 3 पुट किया, वी की जगह पुट किया π/2, तो ये 2 × 3 6 हो गया प्लस 1 ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया।
तो साइन पाई हमारे पास 0 होता है, तो 6 × 1 है, हमारे पास 6 आ गया। देन एच ऑफ वी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास फंक्शन है, एच ऑफ यू की वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। तो ये हमारे पास यू स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइन टू वी का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया cos 2v, और 2v का डेरिवेटिव हमारे पास 2 आ गया। ये 2 हमने शुरू में लिख लिया, 2u स्क्वायर cos ऑफ 2v। तो जब इसमें u नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास यानी कि u की जगह हम पुट करेंगे 3 और v की जगह π/2, u की जगह 3 पुट किया, v की जगह π/2 पुट किया, तो ये 2 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 इज टू 18 आ गया। तो cos ऑफ पाई हमारे पास -1 होता है, तो यहाँ पास -18 आ गया। तो डी यू ऑफ एच का ये वाला हमारे पास फार्मूला आ गया, तो इसमें जब वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सेम इसी किस्म का है, एच ऑफ यू हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की शक्ल में गिवन है, और डी यू नॉट ऑफ एच हमने फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास ये वाला है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4, वी नॉट की वैल्यू π/3 है, और डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है π/6। G1 की ये वाली वैल्यू आ गई है, G2 की ये वाली वैल्यू और G3 की ये वाली वैल्यू। सबसे पहले एच ऑफ यू हम फाइंड करेंगे, तो एच ऑफ यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ये वाली टर्म और इसके स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा यू का स्क्वायर का स्क्वायर वी साइन स्क्वायर डब्ल्यू, प्लस वाई की जगह ये वाली टर्म बन जाएगी यू का स्क्वायर का स्क्वायर वी साइन स्क्वायर वी, क्योंकि यू के ऊपर स्क्वायर है, और जी की जगह हमारे पास बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी। यहाँ इस सारी टर्म से हमने यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये चीज़ बच गई है। तो इस टर्म और फर्स्ट और सेकंड टर्म से cos स्क्वायर वी हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर डब्ल्यू cos स्क्वायर डब्ल्यू, और ये हमारे पास साइन स्क्वायर वी ऐसे ही आ गया। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी, तो ये भी हमारे पास 1 होता है, तो ये जस्ट हमारे पास आ गया यू स्क्वायर। अब हमारा काम भी आसान हो गया, जस्ट इतना आसान सा फंक्शन आ गया। तो इसको जब एच ऑफ यू के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2u, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे यू नॉट की वैल्यू हमारे पास थी 4, 2 × 4 8 आ गया। जब इसको v के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब 0 में इसकी जब कोई वैल्यू पुट करें 0 हो जाएगा। इसको जब w के हिसाब से डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास u का फंक्शन है, w तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारे पास w के हिसाब से यू नॉट की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला 3 वेरिएबल में है, तो एच ऑफ यू साथ डी यू, एच ऑफ वी डी वी, एच ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो इसमें किधर गई वैल्यू, हाँ ये वाली वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 8 थी, साथ डी यू आ गया, और ये 0 0, ये 8 डी यू आ गया, और बस क्वेश्चन सॉल्व। तो बड़े आसान से ये वाला क्वेश्चन है, तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली समझ आ रही होगी। अच्छा जी, यहाँ तक तो थे आसान क्वेश्चन। अब आगे हमारे पास थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, तो चलें इनको भी देख लेते हैं। जब MTS 631 पढ़ रहे हैं तो मुश्किल क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो अब हमारे पास है जी, शो दैट 0 0 इज़ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एंड दे हैव पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट 0 0 एट pxy। हमारे पास ये वाली फंक्शन की वैल्यू है। अब ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, इस सबसे पहले तो हमने बताना है कि ये हमारे पास 0 0 है, ये हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट है, और सेकंड ये हमें प्रूव करना है ये हमारे पास पॉजिटिव इंडेफिनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी फंक्शन को x के हिसाब से डेरिवेटिव कर लेंगे। जब इसको x के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास इसका 2x आ जाएगा, इसका 2y, इसका 0, इसका भी 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। सेम इस फंक्शन जब y के हिसाब से डिवाइड किया, इसका 0, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका 0 और इसका ये आ गया। x और y के हिसाब से हमने डेरिवेटिव ले लिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बच्चों वाला काम करना है। x और y की वैल्यू 0 0 पुट करनी है। px में जब x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, px हमारे पास अब ये वाला है, यहाँ में 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला 0 हो गया। इधर py में 0 0 पुट करेंगे, ये वाला भी 0 हो गया,
ये वाला भी ज़ीरो हो गया और ये वाला भी ज़ीरो हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी ज़ीरो हो गया। यानी पी एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो आ गया और पी वाई एट ज़ीरो ज़ीरो आ गया, ये भी हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो ये दोनों ज़ीरो आ गए हैं, तो ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हमने इसका बताना है कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है। पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट के लिए पी ऑफ एक्स हमने ये वाला फाइंड किया था, इसका अगेन एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला आपने खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो टू का एक्स का और टू आ गया, इसका ज़ीरो आ गया और इसका ये वाला आ गया। पी वाई का अगेन वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। पी एक्स का वाई के हिसाब से लिया तो ये आ गया। अब हमारे पास ये चीज़ हमने बतानी थी नहीं कि ये हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट है या नहीं, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y, इसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसकी जो ये बड़ी बड़ी टर्म है ना, इनको हमने यहाँ से स्किप कर देना है, जस्ट यहाँ तक हमने काम करना है। तो ये किया, तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आ गई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास जो पूरी टर्म है ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारे पास पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हम नेगेटिव डेफिनाइट लिखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है, शो दैट 0 0 0। तो ये वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है और जस्ट हमारे पास ये वाला फंक्शन है, फंक्शन जस्ट चेंज है। तो फंक्शन का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, इसका 2x आ गया, इसका 2y आ गया, इसका 0, इसका ये आ गया, इसका 0, इसका जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसमें वही बचे वाला काम करना है। इसमें 0 0 पुट करने हैं। तो जब इसमें 0 0 पुट करेंगे ये वाला देखें दोनों 0 0 हो जाएंगे। क्यू ऑफ एक्स वाई 0 0 और क्यू ऑफ वाई 0 0 0 हमारे पास 0 0 हो जाएंगे। ये सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये 0 0 है। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसका पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट चेक करना है, तो ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स का अगेन एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। क्यू ऑफ वाई का अगेन वाई के साथ डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। क्यू ऑफ एक्स का वाई के साथ डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। और ये हमने वही चीज़ लिख ली है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब हमारे पास ये आ गया, एक थ्योरम आ गया। तो थ्योरम मुझे भी तो मुश्किल लगते हैं, आई थिंक आपको भी लगते होंगे। होती तो ये थोड़े से मुश्किल है क्योंकि हम बचपन से क्वेश्चन जस्ट करते आ रहे हैं, तो हमें बस क्वेश्चन को ही रट लगाना होता है और उनको ही सॉल्व करना होता है और बस पेपर दिया तो अल्लाह अल्लाह ख़ैर अल्लाह। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरम आ गया, तो थ्योरम को देखते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आपने लाजमी करना है। कुछ और भी थ्योरम्स हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, तो भी आप निकाल लेने हैं। तो इस थ्योरम को देखते हैं। इफ़ आर इज़ डीजेनरेट देन इम्प्लाइज इसका एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एफ एक्स के हिसाब से इसका इंटीग्रल इक्वल टू 0 इफ़ इट इज़ बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो इसका ये वाला इंटीग्रल जो है वो 0 होता है। सपोज हम निकाल लिया, ये हमारे पास आर है A1 और B1 क्रॉस A2 B2 अप टू AN BN, ये और हमारे पास इस शक्ल में ये वाला आर है। तो इसकी ये वाली पार्टीशन है, मतलब A1 हमारे पास और B1 इक्वल हैं, तो हर पार्टीशन के लिए ये हमारे पास ये बन गया R1 अप टू R2 अप टू RK तक बन गया। तो ये हमारे पास VR1 इक्वल 0 आ गया फॉर I लेस देन आर इक्वल टू J लेस देन आर इक्वल टू K। देयरफॉर एवरी रीमन सम F ओवर R इक्वल 0 सो इज इक्वल टू 0। तो आपने जैसे इसको रटा लगा लेना है बस, तो ऐसे ही पेपर में लेके आ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है x की पावर -p। तो ये अब हमें बताना है कि ये हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में, एंड p हमारे पास नॉट
इक्वल 1 और c ग्रेटर दैन 1 के लिए। तो बड़ी मुश्किल बातें हैं, तो जस्ट आपने मतलब तक समझ के पेपर में लिखाना है, बाकी अल्लाह तो खैर सलाह। तो इसको आप जब एक्स सी वाला फंक्शन है तो इसको 1 से c तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली एक्स की पावर माइनस पी हमारे पास बन जाएगी, एक्स की पावर माइनस पी प्लस 1। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, एक पावर ऐड कर देते हैं और वही सेम चीज़ हम डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं। तो वही हमने लिख दी लिमिट इसकी 1 से c तक। जब इसकी लिमिट पुट की हैं तो ये हमारे पास आ गया c की पावर माइनस पी प्लस 1 और माइनस पी प्लस 1, सेम वही चीज़ आ गई है। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट जो हमने c थी, क्योंकि हमने इन्फिनिटी तक जाना तो आप लिमिट को c को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, लिमिट c टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए अगर यहाँ पे c की जगह इन्फिनिटी पुट करें ना, तो जब p 1 से बड़ा होगा ना तो ये अब हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएगी, फिर तो ये हमारे पास सेम ऐसी आ जाएगी। देखिए जब हमारे पास p जो है वो 1 से छोटा होगा, p 1 से छोटा होगा तो आप देखिए यहाँ पर पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और 1 ओवर ये आ जाएगी, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। तो इसको हमने इन्फिनिटी लिख लिया। तो अब हमारे पास केस रह गया जब p इक्वल 1 के लिए, तो p इक्वल 1 के लिए तो आप देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें p इक्वल 1 हो जाए तो -1 + 1 ये हमारे पास 0 हो जाता है, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो भी हमारे पास डिवाइड कर गया, तो हम लिख सकते हैं ये एक्स पावर माइनस पी जो हमारे पास फंक्शन था, ये अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो ये चीज़ बनेगी और p लेस देन और इक्वल टू 1 होती है हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी। ये है कि डाइवर्ज कर जाएगा, इसको हम डाइवर्ज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जी, हमारे पास फंक्शन है। अब ये वाला थोड़ा आसान से क्वेश्चन आ गए, सांस ले लें। ये वाले 2-3 मुश्किल क्वेश्चन थे वो हो गए, अब आसान वाले क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स वाई, हमारे पास है एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास आर इंटरवल है 0 1 क्रॉस 1 2, यानी कि एक्स की लिमिट 0 1 है, वाई की लिमिट हमारे पास 1 2 है। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई हमने लिख लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी 0 से 1 लिमिट ली क्योंकि एक्स के हिसाब से की लिमिट 0 और 1 थी, तो ये इस फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे डी ऑफ एक्स के हिसाब से। जब डी ऑफ एक्स के हिसाब से इसका इंटीग्रल करेंगे तो 0 1 1 लिमिट इसमें शामिल करेंगे, तो एक्स का आ गया x² 2 और y का आ गया y का हमारे पास यहाँ पे साथ xp आना चाहिए था, यहाँ पे xy आता है। इसने जब लिमिट पुट की x की जगह 1 पुट किया तो ये आ गई, x की जगह जब 0 पुट किया ये सारी हमारे पास 0 हो जाएंगी और वो हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ गया। अब इसको y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे और ये वाली लिमिट आप पुट करेंगे, ये वाला ये वैल्यू आई है इसको y के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे और ये वाली इसमें लिमिट पुट करेंगे। इसको जब y के हिसाब से डेरिवेटिव किया तो ये इसका 1/2 का ये आ गया, y का ये आ गया, इसमें लिमिट पुट की तो ये आ गया, y की जगह 2 पुट किया तो ये आ गया, ये इक्वल है माइनस नहीं है। ठीक है, y² की जगह ये आ गया, 1 में लिमिट पुट की तो ये आ गया, 2/2 कैंसिल हो गया 1 हो गया, 4/2 कैंसिल हो गया 2 हो गया। इसका जब एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, ये 1 और ये 2, देन ये वाला हमारे पास 2/2 था तो ये हमारे पास 1 हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 आ गया। तो जब हमने जस्ट इसको सारी लिमिट इसकी निकाल ली है, तो पहले आप y के हिसाब से डेरिवेटिव करें या x के हिसाब से डेरिवेटिव करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट आपने चेक ये करना है कि x के हिसाब से डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली लिमिट आएगी और जब y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली लिमिट आएगी। अब आगे हमने इसको क्या करना है, y के हिसाब से डेरिवेटिव पहले करेंगे और देन x के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। y के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करेंगे, y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली लिमिट आएंगी, ये वाली हमारे पास y के हिसाब से इंटीग्रेट किया तो ये आ गई, इसमें लिमिट पुट की तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब इसको x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे,
ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें 0 1 वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली आ गई, इसमें लिमिट पुट की 1/2 + 3/2, ये हमारे पास 4/2 हो गया, तो ये हमारे पास इक्वल 2 हो गया। जो हमारे पास I1 आया था इक्वल 2 और हमारे पास I2 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास फंक्शन जो कंटिन्यूस हो गया। बस इतना सा काम था, तो आप खुद भी इसमें को कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास वो वाले पेज ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इन पेज से गुजारा किया है और आई होप आपको यहाँ पे भी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 14, द फंक्शन f(x) हमारे पास cos ऑफ x है और ये हमें बताना है कि लोकली इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो cos ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से c तक और बाद में c की लिमिट इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ठीक है। cos ऑफ x को जब इंटीग्रेट किया तो हमारे पास sin ऑफ x आ गया और 0 और c, जब इसमें c वाली लिमिट पुट की sin ऑफ c आ गया, जब 0 पुट की तो वो हमारे पास वैसे ही 0 हो गया। जब c अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो साइन ऑफ इन्फिनिटी तो बहुत दूर की बात चलेगी, अब हमको पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हमने लिख लिया डज नॉट एग्जिस्ट। हमने सिंपली ये लिख लिया हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। 10 इन 0 से इन्फिनिटी इसके इंटीग्रल डाइवर्ज करता है, ठीक है, डाइवर्ज करेगा, लेकिन ये आपने याद रखना प्लस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं करेगा, क्योंकि साइन और कास की वैल्यू हमारे पास -1 और 1 के दरमियान होती है, इसलिए ये वाला फंक्शन डाइवर्ज तो कर रहा है लेकिन प्लस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं कर रहा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सेम इसी किस्म क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन है f(x) एक log ऑफ x, ये हमारे बताना है कि लोकली इंटीग्रेबल है यानी 0 1 के दरमियान और अनबाउंडेड है या नहीं। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया c से 1 तक, क्योंकि इसकी लास्ट लिमिट हमारे पास 1 है, और बाद में आप c की लिमिट जो है वो 0 पुट कर देंगे पॉजिटिव साइड से, ठीक है। तो इस log ऑफ x की इंटीग्रेशन ये होती है, हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये चीज़ है c से 1। जब इसमें लिमिट पुट की तो पहले हमने इसकी लिमिट 1 पुट की, log इसकी ये आ गई, इसकी ये आ गई, दैन जब c वाली लिमिट पुट की ये आ गई, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव आ गया तो ये आ गई। तो log ऑफ 1 हमारे पास 0 होता है, तो ये वाला -1 हमारे पास ये आ गया। c अप्रोचेज टू 0 ये हमने लिख लिया और ये वाली इसलिए वाली लिमिट पुट करेंगे। अब असल लिमिट वाली बात आई है, तो -1 ऐसे ही आ गया। जब इसकी लिमिट 0 तक जाएगी तो ये हमारे पास 0 हो गया और c वाला भी 0 हो गया, तो ये हमारे पास इक्वल -1 आ गया। तो इसका क्या मतलब, ये हमारे पास लोकली इंटीग्रेबल है और अनबाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 16, ये हमारे पास सर्कल है x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है इक्वल है 9 के, ये a नहीं है, ये हमारे पास 9 है। इज डिफरेंशिएबल ऑन कर्व ऑन r स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द इमेज ऑफ 0 से 2 पाई, क्योंकि ये हमारे पास r जो हमारे पास होता है ना सर्कल, इसकी ये वाली एंगल होता है 2 पाई तक। अंडर द कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसकी ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। r हमारे पास क्या होता है, r हमारे पास होता है r का स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो r ये चीज़ आ गई ना, तो r जब इसका रूट लेंगे 9 का 3 आ गया, तो x हमारे पास होता है r का, जब y एक होता है r sin थीटा, ये हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर है हमारे पास, और x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस g के स्क्वायर इक्वल है 4 के, ये हमारे पास डिफरेंशिएबल है सिर्फ में r³ में। तो इसमें ये हमारे पास थीटा और फाई की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर है उसमें थीटा और फाई इस्तेमाल होते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक होती है और पाई की वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू r हमारे पास 2 आ जाएगी। तो x होता है हमारे पास r cos थीटा cos फाई, y हमारे पास होता है r sin थीटा sin फाई, और z हमारे पास होता है r sin फाई। तो ये वाली हमने लिख ली है। अच्छा जी, फिर हमारे पास अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 18, द फंक्शन हमारे पास है x y और x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास डिफाइंड है एवरीवेयर इन r स्क्वायर एक्सेप्ट 0 0 0 0 पे डिफाइन किया नहीं है कि जब 0 0 पुट कर देंगे ये हमारे पास समथिंग और 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी चल जाएगा। तो इसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास डज लिमिट एग्जिस्ट, तो इसका हमने बताना है कि लिमिट इस पर एग्जिस्ट करती हैं।
तो बाय लेटिंग, जो हम लेट लेते हैं तो हमने वो लेटिंग लिया है। एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 अलॉन्ग द कर्व वाई इक्वल एक्स, वाई इक्वल एक्स वाली कर्व इस फंक्शन को चेक करेंगे तो ये वाला फंक्शन एक्स ऑफ वाई था, तो वाई की जगह वाई इक्वल एक्स लिया, तो वाई की जगह एक्स पुट कर दिया हमने। तो वाई की जगह जब एक्स पुट किया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बन गया, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर बच के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1/2 आ गया। 1/2 आ गया जब वाई इक्वल एक्स के लिए था। अब हमने क्या किया, कंक्लूड दैट लिमिट इज़ 1/2, तो इसकी लिमिट ये हमारे पास 1/2 है। हाउएवर इफ़ वी लेट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 अलॉन्ग वाई इक्वल माइनस एक्स, पहले वाई इक्वल एक्स के लिए लिया था, अब वाई इक्वल माइनस एक्स के लिए लेंगे। तो एक्स की वाई की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो फंक्शन में एक्स की जगह एक्स आ गया, वाई की जगह माइनस एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये वाला हमारे पास मान गया माइनस एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, ये वाली माइनस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया। तो हमने कंक्लूड कर लिया इसकी लिमिट हमारे पास 1/2 आ गया। लेकिन इनफैक्ट ये दोनों हमारे पास इनकरेक्ट हैं, तो हमने ये चीज़ लिखनी है कि ये हमारे पास इनकरेक्ट हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 0 एफ एक्स हमारे पास 1/2 आ गई, और ये हमारे पास -1/2 आ गई। लेकिन ये हमारे पास ये दोनों जो है वो इसकी इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे पास इसकी इक्वल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये हमें बताना था। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ये आप अगेन एक थ्योरम आ गया जी, इफ़ S1 एंड S2 हैव 0 कंटेंट देन S1 यूनियन S2 हैज़ 0 कंटेंट। तो ये हमें साबित करना है। तो इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर आर रेक्टेंगल्स, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के हमारे पास रेक्टेंगल्स एंड T1 T2 T3 अप टू TR एंड T1 डैश T2 डैश TS डैश अप टू, ठीक है, सच दैट S1 जो है वो बिलोंग करता है इन ट्राइंगल्स का यूनियन लेना, तो इसमें S1 बिलोंग करता है, और इन ट्राइंगल्स का यूनियन लेना तो इसमें S2 बिलोंग करता है। तो इन ट्राइंगल्स का यूनियन जो हमने लेना है हमारे पास सिग्मा 1 से R, ये हमारे पास V TI, ये वाले इन ट्राइंगल का जो है हमारे पास सिग्मा इन ट्राइंगल को जब हमने ऐड किया दिया हमारे पास आ गई वैल्यू, ये हमारे पास एप्सिलॉन/2 का हमने लेट ले ली, इनको ऐड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास T1 T2 अप टू TM यानी कि इन ट्राइंगल्स से और इन ट्राइंगल्स, ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास कवर्स बन गई S1 यूनियन S2 विद टोटल एप्सिलॉन लेस दैन 0। तो जस्ट सेम आपने इसी तरह इसको याद कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है अब हमारे पास। अब ये वाले भी आसान से क्वेश्चन आ गए हैं। अब हमने भी ये बताना है log ऑफ x sin x और √ x ये हमारे पास कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो सिंपली आप सोल्यूशन हमने क्या किया, सेम फंक्शन लिखा। तो ये सेम फंक्शन आप देखें ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन होगी 1/√x। तो जब x की वैल्यू e के स्क्वायर लेना तो ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू लेंगे यहाँ पास डाइवर्ज हो जाती है, इक्वल डाइवर्ज आती। तो जब ये वाली वैल्यू डाइवर्ज करेगी तो इससे छोटी वाली वैल्यू लाजिम बात डाइवर्ज करेगी। हमारे पास ये कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम इसको लिख सकते हैं। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट ये वाली वैल्यू हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगी फॉर x ग्रेटर दैन ई स्क्वायर। नेक्स्ट फिर ऐसे ही क्वेश्चन है जी, हमारे पास 1 + cos स्क्वायर x और ओवर √ में है 1 + x स्क्वायर dx, ये वाला बताने कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो ये वाला फंक्शन हमने लिखा, ये दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन बन जाएगी 1/√x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लिया तो यहाँ तो था ही नहीं, तो इसलिए 1/x स्क्वायर बच गया, तो इस टर्म में 1 आ गया। तो x स्क्वायर को हमने √ से बाहर ले लिया, तो ये हमारा बाहर आ गया। तो ये वाली टर्म हमारे पास ग्रेटर देन बन गई 1/, इससे, ठीक है। अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो हम कंपैरिजन टेस्ट की मदद से लिख सकते हैं, जब ये वाली टर्म हमारे पास डाइवर्ज कर रही है तो ये वाली टर्म हमारे पास डाइवर्ज कर देगी। ये हमारे पास डाइवर्ज करती है फॉर
एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये वाली टर्म हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास ये वाली आप बताना है कि ये वाली ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो इसको आप देखें, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास था, तो इसको हमने लिमिट को दो इसमें तकसीम कर लिया, 0 से इन्फिनिटी तक था, हम 0 से 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक ले लिया, बाकी हमने सेम लिखा। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास 0 से ग्रेटर देन है, और 4 प्लस काज एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर -1 से 1 तक होती है, तो ये हमारे पास लेस देन आएगी 5 और अंडर एक्स। तो ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, तो ये हमारे पास इससे लेस देन होती है। तो ये वाली जो 5 और अंडर एक्स है ये हमारे पास लेस देन होती है 1 और अंडर एक्स, और 1 और अंडर एक्स तो हमें पता ही हमारे पास कन्वर्ज करता है। तो जब ये वाला कन्वर्ज करता है तो ये वाले भी लाजमी कन्वर्ज करेगा, जब ये कन्वर्ज करेगा तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से ये वाले भी कन्वर्ज करेगा। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला कन्वर्ज करेगा। अब अगेन इस एक्स को अंडर एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3/2 आ गया फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये भी हमारे पास हमें पता ही हमारे पास कन्वर्ज करता है। ये एनालिसिस 1 की थ्योरम की मदद। तो अब हमने ये हमारे पास जो होल फंक्शन था ये हमारे पास कन्वर्जेंट फंक्शन प्रूव हो गया। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपने इसको रटा रोटा लगा लेना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है cos ऑफ 1/x² + 2y² + z का स्क्वायर, और जब x मॉड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो f(x) हमारे पास 1 के इक्वल है। तो इसकी कंटिन्यूटी के लिए आप cos ऑफ u हमारे पास कंटिन्यूस है फॉर u = 0 के लिए। जब cos ऑफ u हमारे पास 0 हो जाए ना, cos ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो ये एप्सिलॉन और डेल्टा में कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होती है cos ऑफ u - l। तो l की जगह हमारे पास ये वाला 1 आ गया। ये लेस देन एप्सिलॉन होगा जब हमारे पास u लेस देन होगा डेल्टा से। तो u हमारे पास ये वाला फंक्शन था, तो ये हमारे पास लेस देन आके 1/x²। तो यहाँ से आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड करें ना, तो ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा, इसकी जगह डेल्टा आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा लेस देन आ जाएगा इससे। तो हमारे पास f(x - 1) हमारे पास लेस देन आ गया एप्सिलॉन से, और डेल्टा लेस देन हमारे पास u लेस देन डेल्टा से। ये लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास फंक्शन है f(x, y) x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और x - y, ये हमारे पास कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसको हमने बताना है, हमने इस फंक्शन का x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ में हमारे पास क्वेश्चन रूल इस्तेमाल होगा, नीचे वाली टर्म ऐसी ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 आएगा, और इस नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2x को ऐसे ही लिखा है, तो इन दोनों टर्म को अलग-अलग कर लिया। जब अलग किया तो ये वाली टर्म इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी, तो ये वाली हमारे पास नीचे पावर ऑफ 1 आ गई, और ये हमारे पास x² + y का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, नीचे इसका स्क्वायर ये हमारे पास f(x) की वैल्यू आ गई है। सेम इस तरह f(y) की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो ये वाली दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है। सिंस f ऑफ f एंड f ऑफ y आर कंटिन्यूस, ये दोनों हमारे पास कंटिन्यूस हैं। कहाँ तक कंटिन्यूस हैं, जब x नॉट इक्वल y के लिए हो। जब x इक्वल y हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 होती है हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है, डिवाइड में 0 हम अलाउ नहीं करते। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस है फॉर x नॉट इक्वल y के लिए। तो जब हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है इस सेट के ऊपर। ये सेट में क्या लिखा है, फॉर x y, जो यहाँ पे x और y इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। h की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है sin u + cos b। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो h ऑफ u sin v, h ऑफ u निकाले उसको sin v के साथ मल्टीप्लाई करें, h ऑफ v निकाले उसको cos ऑफ u के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट किया, तो हमारे पास आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, और sin u का डेरिवेटिव हमारे पास cos u आ गया, v का डेरिवेटिव ये वाला v हमारे पास कांस्टेंट था तो ये 0 हो गया। इसको जब v के हिसाब से डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया f', तो cos ऑफ v का हमारे पास आ जाएगा माइनस sin v। ये वैल्यू जब इसे इंपुट करेंगे h ऑफ u की वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू h ऑफ u की आ गई यहाँ तक,
प्लस साइन भी ऐसे ही आ गया, माइनस ये वाला एच ऑफ वी की वैल्यू यहाँ तक और काज ऑफ यू यहाँ पे ऐसे ही आ गया। एफ डैश कम ले लिया तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी दोनों टर्म, ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब हमारे पास ये बताना है जी, हमारे पास ये फंक्शन एक दिया गया है, इसकी पार्टीशन है, ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चन इसने किया था, नहीं ये नहीं था, वो कुछ और था। इसकी ये वाली पार्टीशन है, नहीं ये इनकी एक्स की ये वाली लिमिट है और वाई की ये वाली लिमिट है, और हमने बताना कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इसको हमने करना क्या है जी, पहले एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव फिर वाई के हिसाब से, पहले एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेके फिर वाई के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन को एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव किया, ये वाली वैल्यू आ गई, एक्स की लिमिट पुट की 0 1 वाली, ये आ गई। अब इस आंसर को वाई के हिसाब से डेरिवेटिव किया तो ये आ गई, वाई की ये वाली लिमिट पुट की तो यहाँ पे 3 के हिसाब से ये आ गई, तो ये इक्वल आ गए 17/6। अब हमने क्या करना है, नाउ कैलकुलेट डबल इंटीग्रल इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि पहले वाई के हिसाब से देन एक्स के हिसाब से। तो सेम वही फंक्शन है जो फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया था, इसको आप वाई के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, वाई वाली इसमें लिमिट पुट्स की 2 3, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे वाई की जगह तो एक्स के ऐसे ही आ गया, वाई की जगह 3 प्लस क्या किया यहाँ पे वाई की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 2 से कैंसिल हो गया तो एक्स ऐसे ही आ गया, माइनस अब 2 वाली लिमिट पुट करेंगे तो एक्स के ऐसे ही आ गया, वाई की जगह 2 आ गया, ये 2 2 से कैंसिल, एक्स ऐसे ही आ गया, वाई की जगह 2 पुट किए तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो अब इसको एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी, हमारे पास आ गया 3x² - 2x² x² बन गया 9x - 4x 5x बन गया। तो अब इसको x के हिसाब से डेरिवेटिव किया तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसको 0 1 लिमिट पुट की तो ये हमारे पास ये आ गई। तो इसका एलसीएम लिया 3 × 2 का एलसीएम 6 आ गया और ये हमारे पास 2 + 15 इक्वल आ गया 17/6। तो इसका भी हमारे पास आया था 17/6, इसका भी हमारे पास 17/6। पहले x के हिसाब से डेरिवेटिव किया, फिर इंटीग्रेट किया, फिर y के हिसाब से इंटीग्रेट किया तो 17/6 है। पहले y के हिसाब से इंटीग्रेट किया देन x के हिसाब से इंटीग्रेट किया तो ये नंबर 17/6 आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं हमारे पास कंटिन्यूस है एवरीवेयर।